गुड इवनिंग। सीधा मुद्दे पर आते हैं। दशकों से इंडिया का तेल मेनली मिडिल ईस्ट से आता था, जैसे इराक, सऊदी अरब और यूएई। ये स्टेबल सिस्टम हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ का बेस था। लेकिन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शंस ने सब कुछ बदल दिया। अचानक रशियन तेल, जिसे यूरोप ने छोड़ दिया था, डिस्काउंट पर मिलने लगा। इंडिया के सामने एक मुश्किल चॉइस थी: ट्रेडिशनल पार्टनर्स के साथ रहे या 1.4 बिलियन लोगों के लिए एनर्जी अफोर्डेबल रखने के लिए सस्ता रशियन तेल खरीदे। नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हुए इंडिया ने रशियन तेल की तरफ रुख किया, जिससे हमारी इंपोर्ट स्ट्रैटेजी फंडामेंटली बदल गई। रशिया एक माइनर सप्लायर से हमारी लिस्ट में टॉप पर आ गया, जिससे डिबेट और डिप्लोमेटिक चैलेंजेस शुरू हो गए। अब इंडिया को इकोनॉमिक नीड्स को ग्लोबल प्रेशर्स के साथ बैलेंस करना होगा, एक नए अनसर्टेन एनर्जी लैंडस्केप में नेविगेट करते हुए। ये सिर्फ तेल के बारे में नहीं है, ये सॉवरेनिटी, डिप्लोमेसी और इंडिया की ग्रोथ के फ्यूचर के बारे में है। आइए देखते हैं कि इसका आपके और देश के फ्यूचर पर क्या मतलब है। नंबर्स कहानी बताते हैं। 2022 से पहले रशिया इंडिया के क्रूड ऑयल का 3% से भी कम सप्लाई करता था। 2024 तक ये बढ़कर लगभग 40% हो गया, जिससे रशिया हमारा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। वजह? प्राइस। रशियन तेल डीप डिस्काउंट पर ऑफर किया गया, जिससे इंडिया को अरबों की बचत हुई। इन सेविंग्स ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने और लाखों लोगों के लिए फ्यूल को अफोर्डेबल रखने में मदद की। लेकिन ये एक स्टेटमेंट भी था। इंडिया अपने इंटरेस्ट में काम करेगा, वेस्टर्न प्रेशर के बावजूद। ग्लोबल समिट्स में इंडिया ने अपने सप्लायर्स चुनने के अपने अधिकार को फिर से कंफर्म किया, जो एक कॉन्फिडेंट, मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी का सिग्नल था। 2022 से इंडिया ने तेल इंपोर्ट्स पर 77 बिलियन तक की बचत की है और रशिया के साथ ट्रेड में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। लेकिन इस इकोनॉमिक विंडफॉल के साथ एक कॉस्ट भी आई, जो जल्द ही इंडिया के रिजॉल्व को टेस्ट करेगी। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। यूएस और उसके सहयोगी इंडिया के रशियन तेल परचेज से खुश नहीं थे। चेतावनी के बाद वॉशिंगटन ने कुछ इंडियन एक्सपोर्ट्स जैसे टेक्सटाइल्स, जेम्स और श्रिम्प पर हैवी टैरिफ्स 50% तक लगा दिए। ये सेक्टर्स लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और इंडिया की एक्सपोर्ट इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैसेज: रशियन तेल खरीदते रहो और तुम्हें अमेरिकन मार्केट का एक्सेस खोने का रिस्क है। खास बात यह है कि पेट्रोलियम और फार्मास्यूटिकल्स को स्पेयर्ड। अमेरिका को अभी भी उनकी ज़रूरत है। टारगेटेड टैरिफ्स ने इंडिया के सबसे वल्नरेबल इंडस्ट्रीज को हिट किया, जिससे एक्सपोर्टर्स को तुरंत नुकसान हुआ। ऑर्डर्स कैंसिल हुए, जॉब्स पर खतरा मंडराया और अनसर्टेनिटी फैल गई। ये डिसएग्रीमेंट क्वाइट डिप्लोमेसी से एक पब्लिक ट्रेड वॉर में बदल गया। इंडिया के सामने अब एक सीधा चैलेंज था: एनर्जी सिक्योरिटी बनाम एक्सपोर्ट रेवेन्यू। स्टेक्स कभी इतने ऊंचे नहीं थे। क्या रशियन तेल का डिस्काउंट अमेरिकन टैरिफ्स की कीमत के लायक था? आइए हिसाब लगाते हैं। इंडिया ने डिस्काउंटेड रशियन तेल खरीदकर $17 बिलियन तक की बचत की, लेकिन यूएस टैरिफ्स से इंडिया को $37 बिलियन का एक्सपोर्ट रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है, जो तेल की बचत का 2 गुना से ज्यादा है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये जीडीपी और नेशनल इनकम पर सीधा असर है। सोचिए कि आपने सप्लाईज पर $10,000 बचाए, लेकिन सेल्स में $30,000 का नुकसान हुआ। आपका बिजनेस सफर करता है। यही इंडिया की दुविधा है। तेल की बचत एक्सपोर्ट लॉस से खत्म हो गई। नुकसान यही नहीं रुकता। जब फैक्ट्रियां ऑर्डर्स खोती हैं, तो वे वर्कर्स को निकाल देती हैं और खर्च कम कर देती हैं, जिससे एक रिपल इफेक्ट शुरू हो जाता है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि तेल की बचत को ध्यान में रखने के बाद कुल नेगेटिव इम्पैक्ट 20-25 बिलियन सालाना तक पहुंच सकता है। यूएस टैरिफ्स को रशियन तेल को इंडिया के लिए नेट नेगेटिव बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इकोनॉमिक स्क्वीज रियल था और सरकार को तेजी से काम करना था। इंडिया ने कैसे जवाब दिया? आइए स्ट्रैटेजी देखते हैं। 12 इंडिया डिडंट पैनिक, उसने डाइवर्सिफाई किया। रशियन तेल इंपोर्ट्स को मॉडरेट किया गया, जो 1.8 से लगभग 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गए।
इंडिया ने अपनी सप्लायर लिस्ट को 27 से लगभग 40 देशों तक बढ़ाया, जिसमें यूएस, ब्राजील, गुयाना और ट्रेडिशनल मिडिल ईस्टर्न पार्टनर्स शामिल हैं। यूएस और कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट्स बढ़े, जिससे हमारा एनर्जी मिक्स ब्रॉड हुआ। रिलायंस जैसे प्राइवेट रिफाइनर्स ने ऑपर्चुनिस्टिकली खरीदारी की, जिससे इंडिया का मार्केट फ्लेक्सिबल रहा। डिप्लोमेटिकली, इंडिया ने सॉवरेनिटी के पब्लिक इफेक्शन को वॉशिंगटन में क्वाइट टॉक्स के साथ बैलेंस किया। लक्ष्य सोर्सिंग में चेंज दिखाना, यूएस एनर्जी ट्रेड बढ़ाना और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना। ये एक टाइटरॉप वॉक है, नेशनल इंटरेस्ट्स की रक्षा करना जबकि ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना। इंडिया का मैसेज: हम डाइवर्सिफाई करेंगे, लेकिन हमें डिक्टेट नहीं किया जाएगा। ये अप्रोच हमारे एनर्जी और फॉरेन पॉलिसी को फ्यूचर के लिए शेप दे रही है, लेकिन सैंक्शंस का इम्पैक्ट घर पर भी महसूस किया जा रहा है। सैंक्शंस सिर्फ सरकार के लिए सिरदर्द नहीं है, वे प्राइवेट कंपनियों को भी हिट करते हैं। नायरा एनर्जी, इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी, रशिया की रॉसनेफ्ट के लगभग आधे हिस्से की मालिक है। इसने नायरा को वेस्टर्न सैंक्शंस का टारगेट बना दिया, जिससे यूरोपियन बोर्ड मेंबर्स को रिजाइन करना पड़ा और ऑपरेशंस बाधित हुए। सैंक्शंस ने नायरा के लिए फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस या शिपिंग प्राप्त करना मुश्किल बना दिया, जिससे यह ग्लोबल मार्केट से अलग हो गई। सरकार अब एनर्जी जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में फॉरेन ओनरशिप पर रूल्स पर फिर से विचार कर रही है। अगर रशियन लिंक्ड रिफाइनरीज को एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है, तो स्टेट ओन्ड कंपनियां मार्केट शेयर हासिल कर सकती हैं। नायरा केस एक चेतावनी है। स्ट्रैटेजिक एसेट्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ जियोपॉलिटिकल रिस्क आते हैं। इंडिया अपने इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए रेगुलेशंस को सख्त कर सकता है। मार्केट डायनामिक्स चेंजिंग और रूल्स भी। दूसरे देश सैंक्शनड एसेट्स को कैसे संभालते हैं? कनाडा रशियन एसेट्स को फ्रीज करने से आगे बढ़ता है। यह उन्हें जब्त करता है और बेचता है, जिसका उपयोग यूक्रेन की मदद के लिए करता है। यूके भारी जुर्माने और सख्त निगरानी के साथ सैंक्शंस को लागू करता है, जिससे किसी भी बिजनेस के लिए उल्लंघन करना जोखिम भरा हो जाता है। यूएस सेकेंडरी सैंक्शंस का उपयोग करता है, जो न केवल अपनी कंपनियों को बल्कि किसी भी फॉरेन फर्म को टारगेट करता है जो सैंक्शन एंटिटीज के साथ बिजनेस करती है। उदाहरण के लिए, एक गैर यूएस बैंक जो एक रशियन कंपनी की मदद करता है, उसे अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम से काट दिया जा सकता है। ये अग्रेसिव टैक्टिक्स दुनिया भर की कंपनियों को चुनने के लिए मजबूर करते हैं, रशिया के साथ बिजनेस करें या वेस्ट के साथ। इंडिया इन ग्लोबल एनफोर्समेंट स्ट्रैटेजीज के प्रेशर को महसूस कर रहा है। इस लैंडस्केप में नेविगेट करने वाले किसी भी देश के लिए स्टेक्स ऊंचे हैं। इंडिया की एनर्जी स्ट्रैटेजी एक हाई वायर एक्ट है। ग्रोथ के लिए सस्ता, भरोसेमंद एनर्जी जरूरी है, लेकिन यूएस के साथ मजबूत संबंध भी, जो हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर और स्ट्रैटेजिक सहयोगी है। यूएस ने दिखाया है कि वह अपनी नीतियों को लागू करने के लिए इकोनॉमिक पावर का उपयोग करेगा, जिससे इंडिया के एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को खतरा होगा। इसके केंद्र में सॉवरेनिटी है। इंडिया अपने खुद के चॉइसेस करने पर जोर देता है, भले ही इसका मतलब सहयोगियों के साथ कन्फ्रंटेशन हो। हर निर्णय एक ट्रेड ऑफ है। सस्ता एनर्जी बनाम एक्सपोर्ट एक्सेस, ऑटोनॉमी बनाम अलाइनमेंट। चैलेंज आइसोलेशन के बिना डेवलपमेंट सिक्योर करना और ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करते हुए सॉवरेनिटी बनाए रखना। कोई आसान जवाब नहीं है, केवल निरंतर बातचीत और स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया के आगे के रास्ते के लिए क्लैरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और नेशनल इंटरेस्ट्स पर लगातार फोकस की जरूरत है। दुनिया देख रही है कि हम ग्रोथ, सॉवरेनिटी और ग्लोबल प्रेशर को कैसे बैलेंस करते हैं। अगला कदम एक सही मायने में इंडिपेंडेंट एनर्जी फ्यूचर बनाना। मौजूदा क्राइसिस एक वेकअप कॉल है। इंडिया को अपनी एनर्जी डेस्टिनी खुद सिक्योर करनी होगी। इंपोर्ट्स पर निर्भर रहना, चाहे वह रशिया से हो या मिडिल ईस्ट से, एक वल्नरेबिलिटी है। सॉल्यूशन सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे रिन्यूएबल्स में इन्वेस्ट करें और डोमेस्टिक ऑयल और गैस प्रोडक्शन को बढ़ाएं। हर मेगावाट क्लीन एनर्जी विदेशी तेल पर हमारी निर्भरता को कम करती है। स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बनाना और लोकल आउटपुट बढ़ाना
रेजिलियंस के लिए ज़रूरी है। फ्यूचर एक डायनामिक बैलेंस है, डाइवर्स इंपोर्ट्स, स्मार्ट डिप्लोमेसी और घर पर एक ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और पॉलिटिकल विल लगेगी। लेकिन एक बात साफ है, इंडिया की एनर्जी इंडिपेंडेंस अब एक नेशनल इम्पेरेटिव है। यात्रा शुरू हो चुकी है।